Hello and welcome, guys. Welcome to पढ़ातू सेपियंस. सो आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का ही कंटिन्यू करेंगे. रिमेंबर वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट एंड द सेकंड पेजेस ऑफ द बुक. नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं. राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पेज नंबर 2. ठीक है, तो जिस हेडिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. राइट, अब इफ तुम फोकस करोगे वर्ड्स के ऊपर ही सो यू कैन अंडरस्टैंड कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, नेचर इज इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमंस, एंड नेक्स्ट में ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, लाइक ह्यूमंस also have imprints on nature, right? So starting again with the question, human beings were able to develop technology after they developed better understanding of natural laws. Explain. हम ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब उनको इंसानों को नेचर की अच्छी नॉलेज हुई ऑफ नेचुरल लॉज, तभी दे वर एबल टू डेवलप द टेक्नोलॉजी. राइट, ऑब्वियसली बात है, इट इज प्योर लॉजिक कि जब तुमको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी किसी चीज की तो यू कैन नॉट डेवलप एनीथिंग, यू कैन नॉट गो फर्दर विद द थिंग. राइट, तो इसका आंसर वुड बी ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद their फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. ऑब्वियसली हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ही नेचर से इंटरैक्ट करते हैं. अब इस इंटरैक्शन जो ये हो रही है हमारी, ये टेक्नोलॉजी की बदौलत ही हो रही है. इट इज not important what human beings produce and create, but it is extremely important with the help of what tools and techniques do they produce and create. Right, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं करता है. व्हाट मैटर इज किस टूल से, किस टेक्निक से, टेक्नोलॉजी बेसिकली जो इंटरेक्शन उन्होंने करी, दैट मैटर्स. टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. ऑब्वियसली जब टेक्नोलॉजी होएगी देन ओनली वी वुड बी एबल टू डेवलप द सोसाइटीज. राइट, जो भी बैकवर्ड सोसाइटीज होती हैं दे आल्सो लैक टेक्नोलॉजी. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प्ड अस डिस्कवर फायर. अब जब हमने, अच्छा, पुरानी कहावतों में वी ऑल नो दैट दो पत्थर थे, उनको घिसा, फ्रिक्शन क्रिएट हुआ और उससे फायर बनी. राइट, तो उस टेक्निक की वजह से वी गॉट फायर. नेचुरल स्टोन्स हमने पिक करे और ह्यूमंस भी उसमें इन्वॉल्व थे. एक इंसान ने जब उसको रब करा वो इग्नाइट हुआ, फ्रिक्शन क्रिएट हुआ ऑटोमेटिकली, और जो सूखी घास थी या व्हाटएवर वो बर्न हुआ और फायर क्रिएट हुई. सिमिलरली जब हमको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो तभी हम उसको डेवलप कर पाए. अब हिस्ट्री में देखा हमने. नाउ मॉडर्न एग्जांपल्स वुड बी, हमने डीएनए को इतना एक्सप्लोर करा. राइट, डीएनए को एक्सप्लोर करने के बाद हमने जेनेटिक्स चेंज करने चालू कर दिए. वी वर एबल टू प्रोड्यूस क्लोन्स. राइट, तो फिर डॉली द गोट के बारे में आई थिंक यू मस्ट हैव नोन कि वो एक क्लोन थी. शी वाज अ क्लोन, वो गोट थी बट आई थिंक शी वाज अ क्लोन, और उसको जेनेटिकली प्रोड्यूस करा गया था, उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करी गई थी. राइट, नाउ इसमें क्या हुआ, जब हमने डीएनए को एक्सप्लोर करा, जेनेटिक्स को एक्सप्लोर करा, तो हम जो मॉडिफिकेशंस कर पाए दैट वाज हेल्पिंग अस टू बेटर द डीएनए, और कुछ डिजीज को भी कॉन्कर करने में हमको हेल्प करा. राइट, अब नेक्स्ट एग्जांपल वुड बी एरोडायनामिक्स. हमको प्लेन्स डेवलप करने में इजी हुआ. हम जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था ऑफ एयर, राइट, वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुआ. किसकी वजह से? एरोडायनामिक्स की वजह से. राइट, अब यहाँ पर एवरीवन नोज कि नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी. जब तक हमको नेचर की नॉलेज ही नहीं होगी we cannot just simply develop technology, and technology loosens the shackles of environment or human beings. अब जो environment की जो roughness है on humans, technology helps it to loosen the shackles. Right, technology ही help कर सकती है. Moving further, the next question would be what is environmental determinism. अब इसमें भी this is on the page number 2 itself, और जो bold में लिखा है environmental determinism. Right, ये simply क्या है? It is simply interaction between primitive human society and strong forces of nature
दैट वाज टर्म्ड एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब ये क्या इंटरैक्शन है? सिंपली इट इज इंटरैक्शन। अब इंटरैक्शन किसके बीच में हो रही है? प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी। अब जो बैकवर्ड ह्यूमन सोसाइटीज है, जैसे कि विलेजेस हो गए, बैकवर्ड इन टेक्नोलॉजी, ये सब हो गए, एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर, मतलब वो नेचर पे ही डिपेंडेंट रहते थे हमेशा। दैट इज व्हाट वी कॉल एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, राइट? Now, in this stage में of very low technological development, we can imagine the presence of naturalized human. अब यही हमारा जो, अब हम environmental determinism को कैसे explain करेंगे? हम उसको in context of naturalization of human के अंडर explain करेंगे। कैसे? क्योंकि जब लो टेक्नोलॉजी थी, वेरी लो टेक्नोलॉजी थी, तो फिर जो ऑब्वियसली नेचर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होएगा ह्यूमंस के ऊपर, वो सारी चीज़ के लिए नेचर पर ही डिपेंडेंट होंगे, राइट? अब इससे क्या हमें प्रूफ मिलता है कि यही हुआ कि जो इंसान था वो नेचुरलाइज्ड हो गया, राइट? नेचुरलाइज्ड ह्यूमन का क्या मतलब है? वो ह्यूमंस जो लिसन टू नेचर एंड वाज अफ्रेड ऑफ इट्स फ्यूरी एंड वर्शिप्ड इट, ये है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। एक इंसान नेचुरलाइज कैसे होता है? जब वो नेचर के बारे में सुने, उसके बारे में समझे, उससे डरे और उससे वर्शिप करे, राइट? ओके, नेक्स्ट, अब ये इन कंटिन्यूएशन ही है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म लीड्स टू नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, राइट? अभी नेक्स्ट पिछली स्लाइड में भी रेड दैट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म लीड्स टू नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। अब यहाँ पर ऑन पेज नंबर 3 देयर इज अ बॉक्स, राइट, जिस पे लिखा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। अब बॉक्सेस आर आल्सो इम्पोर्टेंट, सो उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इस बॉक्स में क्या है? देयर इज अ बॉय नेम्ड बेंदा एंड ही लिव्स इन अबुझमाड़। अब ये अबुझमाड़ कहाँ है? सेंट्रल इंडिया में है, राइट? सेंट्रल इंडिया में है। His villages contains of 3 huts deep in the wilds. अब इसका गांव जो है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही बैकवर्ड है। अब जो नॉर्मल डॉग्स हम देख पाते हैं, जो नॉर्मल विलेजेस में होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो भी इस गांव में नहीं देखे जाते हैं। अब वो क्या पहनता है? ही इज जस्ट वेयरिंग अ स्मॉल लॉइन क्लॉथ एंड आर्म्ड विद हिज एक्स। बहुत ही बैकवर्ड सी चीजें हैं। कुछ उसने जीन्स शर्ट नहीं पहनी है और उसके हाथ में कुछ गन्स नहीं है। बहुत ही बैकवर्ड सा टूल है, दैट इज एन एक्स, और यहाँ पर उसने लॉइन क्लॉथ्स पहन रखे हैं, राइट? अब नेक्स्ट में वो उसके बारे में हम और क्या क्या जानते हैं। अब उसकी जो ट्राइब है, वो लोग फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? दे कॉल्ड फॉरेस्ट एज पेंडा, राइट? PENDA, पेंडा दे कॉल्ड फॉरेस्ट, राइट? अब फॉरेस्ट मतलब पेंडा उनकी लैंग्वेज में, ओके? राइट। अब जो ये फॉरेस्ट है और जो उनकी ट्राइब है, अब उजमाड़ में जो बेंडा रहता है, उसकी जो ट्राइब है, वो सस्टेन कैसे करते हैं? वो टोटली किस पे डिपेंडेंट है? वो टोटली डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के ऊपर। लाइक आई टोल्ड यू, वो उनको फॉरेस्ट को पेंडा कहते हैं। और उसकी जो ट्राइब है, दैट प्रैक्टिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है। होप यू गाइस नो शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वो एक पैच ऑफ लैंड को जलाते हैं, फिर वहीं पर वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, फिर नेक्स्ट कुछ सालों में उसको बैरन छोड़ देते हैं, फिर अगला पैच वो जलाते हैं। देन एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और इसके बहुत सारे नाम भी हैं। आई होप यू रिमेम्बर दिस गाइस। ये 11th में यू हैव स्टडीड और आगे भी विल स्टडी, राइट? अब जब वो आगे जा रहा होता है, फॉरेस्ट में घूम रहा होता है, ही सीज उसके अराउंड जो महुआ के पेड़ होते हैं, राइट, उसके वो फुल ब्लूम में है। बहुत सारे ट्रीज हैं उसके पास, पलाश के पेड़ हैं, साल के पेड़ हैं, और वो हमेशा से ही बचपन से इन सबको देखता आया है। नाउ आई टोल्ड यू दे वर्शिप फॉरेस्ट। अब उस वर्शिप, वो जो स्पिरिट है फॉरेस्ट की, दे कॉल्ड इट लॉय लूगी। अब जब वो पानी भी पीते हैं तो दे थैंक लॉय लूगी फॉर गिविंग हिम द परमिशन टू ड्रिंक वाटर, राइट? अब सब कुछ वो वर्शिप इतना करते हैं, दे रेवर द फॉरेस्ट सो मच दैट वो इतना उनको प्रे करते हैं, वर्शिप करते हैं कि उनको सारी चीज़ों के लिए वो डिपेंडेंट रहे और वो उनकी हेल्प करें सारी चीज़ों में।
राइट। अब ये लोग क्या करते हैं, दे कलेक्ट गजरा एंड कुचला फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब इन्हीं से उनका घर चलता है। टोल यू दे आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर completely. These are special plants that Benda and his people use. He hopes the spirit of the forest will be kind and lead him to these herbs. These are needed to barter in the Madhai or tribal fair coming up. अब ये मढ़ाई क्या है? मढ़ाई इज द ट्राइबल फेयर। अब ये ट्राइबल फेयर क्या होता है? मेला ही समझ लो, ट्राइबल मेला, जो कि हर इक्वल इंटरवल पर होते हैं। जैसे कि इसमें इट इज ऑन नेक्स्ट फुल मून। अब फुल मून पर ट्राइबल फेयर होते हैं, उसके लिए उसको क्या चाहिए? गजरा एंड कुचला, जो कि यूज होते हैं एज बार्टर इन मढ़ाई। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है कि एक कमोडिटी के बदले यू टेक अनदर कमोडिटी, मनी नहीं यूज होता उसमें, राइट। वो इतने बैकवर्ड हैं दैट दे डोंट हैव द मनी इटसेल्फ, राइट। अब उनके वहाँ जो एजुकेशन होती है, दे डोंट हैव स्कूल्स। अब 3 हट्स ही हैं उस विलेज में, तो दे डोंट हैव स्कूल्स, राइट। तो जो उनका स्कूल है दैट इज एल्डर्स टीचिंग। अब वो पुराने लोगों की ही टीचिंग्स पे निर्भर है कि वो ही उनको बताते थे कि यहाँ तुम्हें गजरे का फूल मिलेगा, यहाँ पर यू विल फाइंड द स्ट्रीम्स, यहाँ पे तुम अपनी थर्स्ट क्वेंच कर सकते हो, राइट। तो वो अपनी एल्डर्स की टीचिंग्स पर ही है। अब जब उनको कोई बाहर का आता हुआ दिखता है, सो दे मूव, राइट। वो बाहर की लाइफ से अपने आप को सोशलाइज नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि दे फील अनकंफर्टेबल। दैट वाज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, और बेंदा और अबुजमाड़ उसका एग्जांपल है, राइट। मूविंग फर्दर, अब ये ही हम आगे जा रहे हैं। वी आर ऑन पेज नंबर 3 राइट नाउ। Next question would be the physical environment for such societies becomes the mother nature. अब ये mother nature को how would you explain? Like a mother, nature is the mother to all, right? As mother वो उनकी देखभाल करते हैं, उनको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, right? ठीक है, तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? how nature is mother to them? They have direct relationship, राइट। उनकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे कि एक माँ और बच्चे की रिलेशनशिप होती है, दे ऑल्सो हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब उनकी जो हाउस होल्ड है, जो हाउस होल्ड बिलोंगिंग है, या फिर इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी है, उनकी रिलेशनशिप बहुत ही डायरेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज के लिए नेचर पर डिपेंडेंट रहते हैं, राइट। अब नेचर इज अ पावरफुल फोर्स, ऑब्वियसली नेचर कोई छोटी चीज तो है नहीं। अब वो वर्शिप करते हैं, उसको रेवर करते हैं एंड कंजर्व करते हैं। इससे ही हमें पता चलता है, लाइक वी रेवर आवर मदर्स, हम उनको वर्शिप भी करते हैं, राइट। So there is a direct dependence of human beings on nature for resources which sustain them. Hence we can say that nature is mother to them. किन सोसाइटीज के लिए? जो कि इकोनॉमिकली प्रिमिटिव हैं, क्योंकि वो हर चीज के लिए नेचर पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। मूविंग फर्दर, राइट, एक्सप्लेन अबाउट पॉसिबिलिज्म। अब ये जो टर्म है ये है क्या? और पॉसिबिलिज्म आई होप वर्ड से भी समझ आ रहा है, पॉसिबिलिटीज, राइट। पॉसिबिलिटीज हो गई। अब पॉसिबिलिटी क्या होता है? नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दीज, राइट। अब उनको अपॉर्चुनिटी मिली, तो अपॉर्चुनिटी मतलब पॉसिबिलिटी भी है। अब पॉसिबिलिटी है तो ह्यूमन बीइंग्स उसका यूज करेंगे, एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड एंड स्टार्ट्स बेयरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर, राइट। इसका मतलब क्या है? अब धीरे धीरे जैसे नेचर ने उनको अपॉर्चुनिटीज दी, राइट, नेचर ने उनको अपॉर्चुनिटीज दी, तो इंसानों ने उनका फायदा उठाया। अब जब इंसान ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, तो नेचर के ऊपर भी कुछ इम्प्रिंट्स रह गए, कुछ ह्यूमनाइज्ड हो गया नेचर, राइट। पहले क्या हो रहा था? इट वाज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। अब क्या हो रहा है? इट इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, राइट। With social and cultural development, humans develop better and more efficient technology. अब उन्होंने efficient technology develop कर ली, इससे क्या हुआ? They move from a state of necessity to a state of freedom. अब वो जरूरत की स्टेट से वो फ्रीडम की स्टेट में चले गए। Now they are able to create possibilities with resources obtained from environment, right? अब ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उन्होंने कल्चरल लैंडस्केप तैयार करा। मैंने बताया था कि ह्यूमन इम्प्रिंट्स हैं नेचर के ऊपर, राइट। अब ये कैसे हुआ? कैसे इम्प्रिंट्स हैं? वो उन्होंने क्या क्या क्रिएशन करा? हेल्थ रिसोर्ट्स क्रिएट कर दिए, ह्यूज अर्बन स्प्रॉल्स क्रिएट कर दिए, फील्ड्स क्रिएट कर दिए, ऑर्चर्ड्स, पास्टर्स एंड प्लेन्स, रोलिंग हिल्स, ports on the coast, oceanic routes on the oceanic surface and satellites. ये सारी जो developments हुई, these all are imprints on nature, right? The earliest scholar termed this as possibilism. अब ये सारे थे possibilism के example, और possibilism की definition is this, the first bullet point.
नाउ अब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का भी एग्जांपल है, जैसे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का एग्जांपल था बेंडा इन अबुजमाड, नाउ दिस इज ट्रॉन्डियम, राइट? नाउ विंटर्स इन द ट्रॉन्डियम। अब ह्यूमनाइजेशन ऑफ हम नेचर देखें कि नेचर को कैसे ह्यूमनाइज करा। अब यहाँ पर देयर इज अ स्टोरी ऑफ कारी। कारी, शी इज 58 years old but still she is fitter and looks younger। अब जो उसके पास है, उन्होंने टेक्नोलॉजी का ना सही यूज करा है, that they have special tires for winter and keeps the headlights of a powerful cars on। उनके पास टेक्नोलॉजी है। अब जहाँ पे वो काम करने जाते हैं, शी वर्क्स इन अ यूनिवर्सिटी, राइट? अब जो उनकी यूनिवर्सिटी है वो एक ग्लास डोम से कवर्ड है, राइट, जो कि स्नो को बाहर रखता है, विंटर्स में उनकी हेल्प करता है, सनशाइन को अंदर आने देता है, और उसका टेम्परेचर भी मॉड्यूलेट, वो कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर, राइट? अब ये तो बहुत ही ज्यादा उनकी सहूलियत हो गई, वो हार्श नेचर से बच गए, क्योंकि वहां पे बहुत ठंड पड़ती है और मंथ्स के लिए वहां पर अंधेरा छाया रहता है, रात ही हुई रहती है, राइट? नाउ शी हैज ऑर्किड ऑन हर डेस्क। अब इसी से पता चलता है कि इतनी दुर्गम स्थान पर भी ऑर्किड कैसे ग्रो हो सकता है, जबकि एक मेडिटेरेनियन प्लांट है, राइट? बट स्टिल उसके वहां पर है, क्यों? क्योंकि नेचर को उन्होंने ह्यूमनाइज कर दिया है। शी एंजॉयज ईटिंग ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाइक बनाना एंड कीवी। वो फ्रूट्स भी खाती है, कैसे? क्योंकि नेचर को उन्होंने ह्यूमनाइज कर लिया और उनके पास टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी की वजह से शी कैन नेटवर्क विद कलीग्स इन दिल्ली। नाउ ट्रॉन्डियम से बैठे बैठे वो कांटेक्ट कर सकते हैं न्यू दिल्ली से। नाउ शी कैन टेक फ्लाइट। अब इसमें ये लिखा हुआ है क्लियरली दैट she frequently takes a morning flight to London and returns in the evening in time to watch her favorite television serial। Like इतनी एक ही दिन में she can travel and come back to Trondheim from London। Now she is healthy, right? तो ये है एक example of humanization of nature, right? Moving further, अब ये जो next आ रहा है, this is really very very important, an important concept of geography itself। This is neo-determinism, right? अब क्या है ये? We'll look at it. The neo-determinism conceptually attempts to bring a balance, nullifying the either or dichotomy elucidate। इस क्वेश्चन का ये क्या मतलब है? जो neo-determinism है, इसके बारे में बेसिकली इन लेमन्स लैंग्वेज हमको एक्सप्लेन करना है, राइट? अब इसमें क्या है, ये क्या करता है, कैसे बैलेंस लाता है ईदर और डाइकोटोमी के बीच में। अब ये पहले तो न्यू डिटर्मिनिज्म है क्या? एक जोग्राफर है ग्रिफिथ टेलर, राइट? ही इंट्रोड्यूस्ड अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच रिफ्लेक्ट्स अ मिडिल पाथ। अब ये न्यू डिटर्मिनिज्म क्या है? इट इज अ मिडिल पाथ। अब मिडिल पाथ को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? इट इज अ मध्यम मार्ग। इट इज अ मिडिल पाथ। मिडिल पाथ है, बट किसके बीच में? बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, राइट? अब अगर हम पहले की बात में हम जब पढ़े, इट इज a madhyam marg between humanization of nature and naturalization of humans, right? He termed it as neo-determinism or stop-and-go determinism, right? The concept shows that neither is there a situation of absolute necessity, environmental determinism, nor is there a condition of absolute freedom, possibilism। अब ये जो बुलेट पॉइंट है, दिस इज द होल क्रक ऑफ द न्यू डिटर्मिनिज्म। अब न्यू डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है? ग्रिफिथ टेलर ने बोला कि एक ऐसी भी सिचुएशन है एब्सोल्यूट नेसेसिटी की, जो कि होता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, नॉर इज देयर अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, जो कि होता है पॉसिबिलिज्म। एब्सोल्यूट फ्रीडम होएगा तभी हम और पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर पाएंगे, और अगर हमें नेसेसिटी होगी तभी हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, हम एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट रहेंगे, राइट? तो उसने बोला इन दोनों की एक्सट्रीम में जाने की जरूरत ही नहीं है। इट सिंपली मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट। अब ये बहुत ही अच्छा हमें संदेश देता है कि हमें लिमिट्स में करना चाहिए जो भी डेवलपमेंट्स हम करें, ताकि नेचर के उस पर एडवर्स इफेक्ट्स ना हो। They have to respond to the red signals and can proceed in their pursuits of development when nature permits the modification। अब जब हम अर्बन साइट्स में देखें, लाइक अब हम रोड्स क्रॉस कर रहे हैं, तो रोड्स पे देयर इज दिस सिग्नल, राइट? अब आगे हम पढ़ेंगे सिग्नल की सिग्निफिकेंस क्या है इन कॉन्टेक्स्ट टू न्यू डिटर्मिनिज्म, राइट? इट मींस दैट पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स which do not damage the environment। अब तुम डेवलपमेंट करो, but it should be in the limits, right? in the limits जो कि environment को harmful ना करे। There is no free run without accidents, right?
नेक्स्ट, अब मैं बता रहा था कि सिग्नल के बारे में। अगर हम एक रोड क्रॉस कर रहे हैं, देयर इज अ सिग्नल, राइट। अब यहाँ पर ये जो फ्लो डायग्राम है ये थोड़ा क्लियर नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल यू कैन सी इट। न्यू डिटर्मिनिज्म ग्रिफिथ ने दिया, इसको क्या कहते हैं, स्टॉप एंड ग्रो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। अब दिस इज अ मध्यम मार्ग। अब ये मध्यम मार्ग कैसे है, नीदर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी नहीं है, और नॉर अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, पॉसिबिलिटीज नहीं है, हेंस इट इज अ मध्यम मार्ग। अब इसमें क्या होता है, इट सिंपली मींस दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट। अब जैसे हम रेड लाइट पर आ गए, सिग्नल पर आ जाते हैं, राइट। देयर इज रेड लाइट, एम्बर लाइट और ग्रीन लाइट। एम्बर, अगर मोस्टली लोगों को पता ना हो, येलो लाइट इज बेसिकली एम्बर, वो येलो नहीं होती, इट्स अ एम्बर लाइट। जो रेड लाइट होती है वो क्या हमें संदेश दे रही है, इट इज वार्नड ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय ह्यूमंस। अब सिंपली जो काम सिग्नल रोड पे करता है वही न्यू डिटर्मिनिज्म यहाँ पर एक सिग्नल के थ्रू हमें बता रहा है। अब रेड लाइट कब होती है, जब वो हमें वार्न कर रहा है डैमेज जो हमने करा। अब एम्बर लाइट कर रहा है, क्या होता है उसका सिग्निफिकेंस, वी नीड टू पॉज एंड गिव टाइम टू द रिसोर्स टू रिप्लेनिश, राइट। अब ग्रीन लाइट का क्या मतलब है, मॉडिफाई हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो रिसोर्स था एम्बर लाइट में उस एरा में वो रिप्लेनिश हो चुका है। नाउ वी कैन मॉडिफाई द रिसोर्स विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। अब रेड लाइट का मतलब स्टॉप, सिंपल लेमन्स लैंग्वेज में। एम्बर लाइट का मतलब टू गेट सेट एंड ग्रीन लाइट का मतलब टू गो। अब मध्यम मार्ग जो न्यू डिटर्मिनिज्म है बाय ग्रिफिथ टेलर हमें ये बताता है कि वी नीड टू स्टॉप व्हेन द नेचर इज हार्म्ड, वी नीड टू गेट सेट जब वो रिप्लेनिश हो जाए, एंड वी नीड टू गो, मॉडिफाई when nature is fully replenished, right। हमें पूरी ही फ्रीडम नहीं दी नेचर ने पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने की ताकि हम उसको हार्म कर पाए, ना ही उसने हमें बोला कि तुम मुझ पर ही डिपेंडेंट रहो। इट इज अ मध्यम मार्ग। दिस phenomenal concept is given by Griffith Taylor, right। I hope ये आपको समझ आया होगा, right। आगे हम पढ़ेंगे the human geography through the corridors of time। Thank you for watching the video. Stay tuned for the complete chapter.